हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर। हम गुणक की अवधारणा पढ़ रहे थे। लास्ट के 2-3 लेक्चर में हमने यही देखा। आज के इस लेक्चर में हम विकासशील एवं अर्धविकसित देशों में निवेश गुणक की सार्थकता क्या है, या क्या ये इतना ही प्रभावशाली है जितना ये विकसित राष्ट्रों में है, वो हम देखेंगे। रिलेवेंस और एप्लीकेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो कीन्स ने जो अपना सिद्धांत दिया वो विकसित राष्ट्रों पर आधारित है, नो डाउट ऐसा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये विकासशील राष्ट्रों पर हम बिल्कुल ही इसको लागू नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन देखते हैं भारत के केस में डॉक्टर VKRV राव के क्या विचार हैं। वो हम VKRV राव के लेख में इन्होंने जो इस संबंध में कुछ लिखा है उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कीन्स ने निवेश गुणक सिद्धांत को भारत जैसे विकासशील और अल्पविकसित देशों पर लागू करने की संभावना का विश्लेषण डॉक्टर VKRV राव ने अपने लेख अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में निवेश, आय और गुणक में किया है। डॉक्टर VKRV राव का मानना था, उनका कहना था कि जो कीन्स ने निवेश गुणक का सिद्धांत दिया है वो विकसित राष्ट्रों की चक्रीय बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के निराकरण के लिए, मतलब उस तरह की मान्यताओं पर आधारित है और उनके निराकरण के लिए दिया गया था, जो कि विकासशील राष्ट्रों में इस तरह से हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की परिस्थितियाँ विकसित राष्ट्रों से बिल्कुल विपरीत है। इस कारण से विकासशील राष्ट्रों में भले ही एम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बहुत अधिक ऊंची होने पर भी हमें गुणक का प्रभाव उतना देखने को नहीं मिलता है। ऐसे क्या कारण है उन्होंने जो बताए हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। कि इसके जो निवेश गुणक सिद्धांत है वो विकसित देशों की अनैच्छिक बेरोजगारी, इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था, उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की उपलब्धता तथा उपभोग और उत्पादन साधनों की लोचदार पूर्ति आदि मान्यताओं पर आधारित है। जो कीन्स का जो निवेश गुणक सिद्धांत था इन मान्यताओं पर आधारित था। VKRV राव का मानना था कि ये मान्यताएं विकासशील राष्ट्रों और हमारे भारत में ये मान्यताएं नहीं पाई जाती। इस कारण से हम कीन्स का जो गुणक सिद्धांत है उसकी सार्थकता यहाँ पर सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं भारत की स्थिति या भारत जैसे जो भी विकासशील या अल्पविकसित राष्ट्र है उसमें किस प्रकार की परिस्थितियाँ हमें देखने को मिलती है। बेरोजगारी की यहाँ की प्रकृति भिन्न होती है। देखिए, जहाँ हमने बात की विकसित राष्ट्रों की, वहाँ पर हमें चक्रीय बेरोजगारी या इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक बेरोजगारी देखने को मिलती है। चक्रीय बेरोजगारी मतलब व्यापार चक्रों में के कारण जो बेरोजगारी की स्थिति आ रही, कभी मंदी की स्थिति, तेजी की स्थिति के, उनके कारण वो उनका कारण ही निवेश में वृद्धि या कमी के कारण वो उनमें फ्लक्चुएशन आता है, तो वहाँ पर एक चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलती है। लेकिन जो विकासशील देश हैं भारत की तरह, उनमें हमें जो बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो हमें दीर्घकालिक और संक्रामक प्रकार का दिखता है। इसके बजाय कीन्स ने एक अल्पकालिक और चक्रीय बेरोजगारी की बात की, बल्कि यहाँ पर एक छिपी बेरोजगारी की समस्या हमें देखने को मिलती है। छिपी बेरोजगारी मतलब जहाँ पर 5 लोग काम करके जितना उत्पादन कर सकते हैं उसी जगह 10 लोग लगे हुए हैं। मतलब 5 लोग यदि खेत पे काम कर रहे हैं तो भी वहाँ पर 100 क्विंटल ही अनाज होने वाला है। वहाँ पर 10 लोग इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि 5 लोगों को रोजगार नहीं मिला, इसलिए 5 लोग भी उनके साथ जा रहे हैं। तो 5 लोग वहाँ पर क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है या छिपी बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि विकासशील राष्ट्रों में क्या है, जो हम देख रहे हैं बेरोजगारी जो है वो प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण नहीं है। मांग तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर पूंजीगत साधन ही नहीं है, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल गुड्स है। इसके कारण हमें यहाँ बेरोजगारी देखने को मिल रही है, जो विकसित राष्ट्रों की जो अनैच्छिक बेरोजगारी है उसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर कीन्स ने जो प्रतिपादित जो अपना गुणक सिद्धांत दिया है वो विकासशील राष्ट्रों में बेरोजगार की भिन्न प्रकृति के कारण ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता। इस कारण से ही इन्होंने ये बोला कि जो कीन्स ने अपनी ये जो सिद्धांत दिया है वो ऐसे राष्ट्रों पर लागू है जहाँ पर जो कीन्स की मान्यताएं वहाँ लागू हो रही है, जैसे कि विकसित राष्ट्रों में, लेकिन विकासशील राष्ट्रों में इस तरह से हमें देखने को नहीं मिलता, ये भिन्नता पाई जाती है। अगला पॉइंट है आर्थिक संरचना में अंतर, डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। विकसित राष्ट्रों में औद्योगिक क्षेत्र की प्रधानता है, ठीक है, जिसमें अतिरिक्त उत्पादक क्षमता उपलब्ध होती है।
देखो, जहाँ तक हम गुणक की मान्यता की बात करें तो इसकी एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो क्या होगा, जैसे ही माँग बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ने लगेगी और गुणक का जो वास्तविक प्रभाव है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इनकी मान्यता ये है कि अर्थव्यवस्था में क्या अतिरिक्त उत्पादन क्षमता होनी चाहिए। तो विकसित राष्ट्रों में प्राय हम ये देखते हैं कि वो औद्योगिक क्षेत्र की वहाँ प्रधानता होती है, इस कारण वहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हमें उपलब्ध हो सकती है। लेकिन जो विकासशील राष्ट्र है वो क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं, कृषि, पशुपालन, खनन, उन पर उनकी निर्भरता अत्यधिक होने के कारण इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो प्रकृति पर निर्भर है। तो हम ये नहीं बता सकते कि वहाँ अतिरिक्त उत्पादन क्षमता होगी या नहीं। तो औद्योगिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का भाग नगण्य है और अधिकांश श्रम शक्ति और जनसंख्या कृषि में नियोजित है। जो हम विकासशील राष्ट्रों की बात करें तो वहाँ पर औद्योगिक राष्ट्र में मतलब जो सर्विस सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पर श्रमिकों का जो भाग है वो कम प्रतिशत वहाँ लगा हुआ है। लगभग 60% पॉपुलेशन हम आज भी देखते हैं कि कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए विकसित देशों में उद्योग एक व्यवसाय है, वहीं विकासशील देशों में कृषि जीवन यापन का एक साधन और शैली मात्र है। अतः कृषि प्रधान विकासशील देशों में गुणक की प्रक्रिया लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हम नहीं देखते। तो यहाँ पर यदि लोगों की आय बढ़ भी गई किसी कारण से, तो मांग यदि बढ़ रही है और उत्पादन नहीं हो पाया अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के अभाव में, तो वो सिर्फ महंगाई को बढ़ाएगी, ना कि अगले लेवल पर हम देखेंगे कि निवेश और आय में वृद्धि होगी। तो उतना हमें प्रभाव देखने को नहीं मिलता ड्यू टू द डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट है उत्पादन की पूर्ति वक्र लोच में अंतर। ये वैसे इसी में आ गया कि विकसित राष्ट्रों की जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर औद्योगिक व्यवस्था में उत्पादन का जो पूर्ति वक्र है अधिक लोचदार होता है। कहने का मतलब उत्पादन का पूर्ति वक्र का लोचदार होने का मतलब यहाँ पर ये है कि उत्पादन में परिवर्तन ईजिली संभव है। यदि मांग बढ़ी तो आप उत्पादन को ईजिली बढ़ा सकते हो। वहाँ पर पूंजीगत साधन है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो ईजिली या आसानी से उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। जबकि हम विकासशील राष्ट्रों की बात करें जो कि कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर पूर्ति इतनी लोचदार नहीं होती। हम किसी भी वर्ष कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर यदि किसी मान लो इस वर्ष में दाल की डिमांड बढ़ गई तो अचानक से हम दाल की पैदावार बढ़ा नहीं सकते। जितनी होती आई है वो वही होगी। तो उतनी हमारी पूर्ति में लोचता नहीं है या उसकी इलास्टिसिटी हम देखें तो कम है इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज। परिणाम स्वरूप निवेश की प्रारंभिक मात्रा में वृद्धि के साथ साथ आय, उत्पादन, रोजगार में द्वितीयक, तृतीयक और आगे की वृद्धियां नहीं हो पाती। जैसे हम देखते रहते पिछले लेक्चर में कि निवेश में पहले स्टेज में बढ़ने पर दूसरे स्टेज में आय बढ़ रही है, फिर उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। तो ये हमें जो जो सर्कल जो चल रहा था वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। निवेश की प्राथमिकता वृद्धि से उत्पन्न आय को छिपी बेकार श्रम शक्ति कहा जाती है। कहने का मतलब जैसे निवेश में वृद्धि हुई तो वहाँ पर आय में निवेश में वृद्धि से उत्पन्न आय को, निवेश के कारण आय बढ़ी, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर पहले से छिपी बेरोजगारी है। मतलब आय बढ़ने पर भी पहले 5 लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो आय थी वो 5 लोगों की बजाय 10 लोगों में बटेगी। तो जो उतना उसका प्रभाव हमें देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। अतः निवेश गुणों की प्रक्रिया में आय वृद्धि यहाँ पर कठिन हो जाती। फर्दर हम देखें तो वो हमें देखने को नहीं मिलता। अगला पॉइंट है उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता का अभाव। ये भी हमने देख लिया। विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्रों में हम बात करें तो उपभोग वस्तुओं में जो अतिरिक्त क्षमता का वहाँ अभाव देखने को मिलता है। अतिरिक्त क्षमता का मतलब है कि जैसे मशीनें आपने लगा रखी है, मार्केट में डिमांड अभी 50 इकाइयों की है, लेकिन आपके पास मशीनें इतनी आपने लगा रखी है कि मान लो इन फ्यूचर में 50 इकाइयों की डिमांड और भी बढ़ जाए तो भी आप उत्पादन कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या मतलब 100 इकाइयों के बराबर आपके पास उत्पादन क्षमता है, लेकिन डिमांड अभी 50 की है। तो आपके पास क्या अतिरिक्त क्षमता है। कभी भी मार्केट में निवेश बढ़ने के फलस्वरूप जब आय बढ़ेगी तो यदि मांग बढ़ती है तो आपके पास उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त क्षमता है। लेकिन ये विकसित राष्ट्रों में तो संभव है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पूंजी है, लेकिन विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों में पूंजी के अभाव में और विशेष रूप से उपभोग वस्तुओं में हमें अतिरिक्त उत्पादन क्षमता देखने को नहीं मिलती। कृषि प्रधान होते हैं, इस कारण जो इनका बहुत आय का बहुत बड़ा भाग इन्हीं पर खर्च होता है, कृषिजन्य पदार्थों पर ही खर्च होता है। तो यहाँ पर हम अतिरिक्त क्षमता जो कि गुणक की पहली कंडीशन है, पहली मान्यता है, वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पाती।
तो इससे इसके फलस्वरूप क्या होता है, उपभोग वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ पाता, जिसके फलस्वरूप उपभोग वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं और बड़ी कीमतें गुणक प्रभाव में सबसे बड़ा रिसाव का कारण बनती है। ये हमने पहले देखा था जब हम लीकेजेस इन मल्टीप्लायर पढ़ रहे थे। तो मुद्रास्फीति के कारण हमें मल्टीप्लायर में एक लीकेज या रिसाव देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम आवश्यक कार्यशील पूंजी की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जहाँ विकसित राष्ट्रों में बड़े निवेश से उत्पादन साधनों को उत्पादन कार्य में लगाने के लिए विकसित बैंकिंग व्यवस्था के कारण पर्याप्त कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम जब विकासशील राष्ट्रों की बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो अल्प विकसित राष्ट्र है, हम अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज या बहुत सारी कंट्री अभी भी देखें, असंतुलित विकास से पर्याप्त कार्यशील पूंजी वहाँ पर नहीं मिलती, आवश्यक पूंजी का अभाव है वहाँ पर। इस कारण निवेश गुणक के कार्यकरण की आधारभूत शर्त पूरी न होने से विकासशील राष्ट्र में गुणक प्रक्रिया से आय वृद्धि कठिन रहती है। ठीक है, ये प्रोफेसर RV राव के का ये मत था। लेकिन आज हम इसको कंक्लूजन रूप में हम ये देखें कि इन्होंने नो डाउट ये इस तरह की ये जो कंडीशंस हैं हम अल्प विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलते हैं। लेकिन विशेष रूप से हम भारत की बात करें तो आज हमारा भारत में भी हम उपभोग वस्तुओं में या हर क्षेत्र में हम आगे आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो या कृषि क्षेत्र में भी। तो आज न केवल छिपी बेरोजगारी या हम इसकी बात करें दीर्घकालिक बेरोजगारी, लेकिन हमें चक्रीय बेरोजगारी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आर्थिक संरचना सिर्फ न केवल कृषि प्रधान है, आज सर्विस सेक्टर में भी हम बहुत आगे आ चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हमारा जो GDP का प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। तो हमें सिर्फ कृषि प्रधान देश यहाँ पर कहना सही नहीं होगा। GDP में सिर्फ 13% हमारा कृषि पर निर्भरता है। नो डाउट रोजगार का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो कृषि पे ही आधारित है अभी भी, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे विकसित राष्ट्रों की तरफ की और हमारा जो हम वृद्धि कर रहे हैं। उत्पादन का पूर्ति वक्र कहीं क्षेत्र में हम कृषि क्षेत्र की बात करें वो लोचदार उतना नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर में हम देख सकते हैं कि उसमें पूर्ति की लोचता हमें देखने को मिल सकती है। अतिरिक्त क्षमता भी विद्यमान है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी इतनी बढ़ गई है, बैंकों की उपलब्धता यहाँ पर है, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में आपको बैंकिंग सुविधाएँ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जो बिल्कुल ये कहना कि कीन्स का जो गुणक सिद्धांत है वो पूरी तरह से यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है तो ये गलत होगा। गुणक सिद्धांत, हाँ रिसाव यहाँ बहुत ज़्यादा है जो हमने पढ़े थे अभी पिछले लेक्चर में कि एक गुणक में लीकेजेस के कारण उसका प्रभाव उतना नहीं हो पाता जितना कि विकसित राष्ट्रों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन मोर और लेस यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये विकी RV राव के अपने विचार थे, लेकिन हम कंक्लूज़न में हम इस तरह से हम दे सकते हैं कि इन कारणों से अल्प विकसित राष्ट्रों में तो ये नहीं लागू होगा, लेकिन भारत की स्थिति अल्प विकसित हम विकासशील और उसकी तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम धीरे जो हमारी कमियाँ थी, हमारे लीकेजेस से उनको ओवरकम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर हमें उसके कारण से हमें गुणक का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये आपका था भारतीय या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, या भारत की स्पेशल बात करें, विकासशील अर्धविकसित देशों में बात करें तो आप यही पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन स्पेशल रूप से भारत की बात करें तो आप एक मिडल बैलेंस आप इसका आंसर लिखोगे। इससे विकी RV राव के विचार लिखते हुए आप कंक्लूजन में वो भी अभी अपने पॉइंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी थी या गुणक की सार्थकता, या फिर हम बात करें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की इफेक्टिवनेस की हमने यहाँ पर बात की। तो इसमें आप अपने विचार भी थोड़े से रख सकते हैं। इसमें पूरा थोड़ा डिटेल से पढ़िएगा, 1-2 बुक और आपको जो अच्छी लगे उनसे पढ़िएगा। ये मैंने ओझा से लिया है, नाथुराम का में शायद ये नहीं है। तो आपको जिस भी बुक से और थोड़ा ठीक मैटर मिले वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। और इसमें कुछ डाउट हो, कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूँगी। और इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।